धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। 3 बड़े मामले हैं हमारे सामने अभी। पहला मामला ये कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया कि अगले 6 महीने के अंदर देश के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएं, साथ में ऑडियो सिस्टम भी लगा दिया जाए। 18 महीने तक तमाम रिकॉर्डिंग को संभाल के रखा जाए। कोर्ट कभी भी मांग सकता है, मानवाधिकार आयोग कभी भी मांग सकता है। इस फैसले को कैसे देखा और समझा जा सकता है, एक सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, लगता है उसको लेकर वहां के सीएम आदित्यनाथ योगी काफ़ी चिंतित है। उन्होंने हाल फिलहाल में कई जिलों के एसपी बदल दिए हैं और 2015 के जो नए आईपीएस ऑफिसर हैं उनको कई जिलों का चार्ज दिया। इससे सवाल खड़े हो रहे हैं कि भैया 2015 के जो अभी नए नवेले आईपीएस हैं उन पर जिले की जिम्मेदारी क्यों सौंप दी गई? क्या वो वाकई में जिले की जिम्मेदारी संभाल पाएंगे? और उनका ये कदम जो है वो कैसे देखा और समझा जा सकता है, ये एक सवाल है। और तीसरा सवाल ये है कि लव जिहाद को लेकर जिस तरह अदालतों के फैसले आते जा रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? इन तीनों सवालों के आसपास अपनी बातचीत को रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्काइप के जरिए जुड़ रहे हैं देश के जाने माने पूर्व आईपीएस वीएन राय यानी कि विभूति नारायण राय जी, जो उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड डीजीपी हैं। बहुत शुक्रिया सर हमें वक्त देने के लिए। धन्यवाद खान साहब। पहले चलते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 महीने के भीतर देश के सभी थानों में, सीबीआई के ऑफिस में, ईडी के ऑफिस में, एनआईए के ऑफिस में आपको सीसीटीवी कैमरे लगा देने हैं विद ऑडियो सिस्टम। इस फैसले से क्या फायदा होगा? देखिए, ये बहुत क्रांतिकारी फैसला होगा, बहुत दूरगामी इसके फल होंगे अगर इसे ईमानदारी के साथ लागू किया जाए, क्योंकि इसके पहले इस तरह के और दूसरे फैसले आए जो मुझे नहीं लगता कि बड़ी नेक नियति के साथ और ईमानदारी के साथ लागू किए गए। जैसे सुप्रीम कोर्ट का ही एक फैसला ये भी था कि जैसे ही कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो उसको न सिर्फ उसके जो अपराध है उनके बारे में बताया जाए, बल्कि उसके किसी परिचित को सूचित किया जाए, उसके वकील को या उसके परिवार के लोगों को। या ये तो संविधान में लिखा हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं है कि किसी आदमी को 24 घंटे से ज्यादा पुलिस अपने हिरासत में नहीं रख सकती और उस 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ये सारी चीजें लागू नहीं ईमानदारी से हो पा रही। होता क्या है, इसको स्कटल करने के लिए पुलिस एक आदमी को थाने में ले आती है, उसके बाद उसके कई दिन तक अपने पास रखती है और उसका कहीं लिखा पढ़ी में उसका जिक्र ही नहीं करती। जो पुलिस के जो रजिस्टर हैं पुलिस के हैं उनमें उनका जिक्र नहीं होता। और फिर जिस दिन जब उसे हाजिर करने का समय आ जाता है तब उसे गिरफ्तारी दिखा देते हैं। तो ये एक बड़ी ज्यादती है। मुझे लगता है कि अगर ये कैमरे ईमानदारी के साथ लगाए गए और ये होगा, ये उत्तर प्रदेश में जैसे गाड़ियां अक्सर दुर्घटनाग्रस्त हो जा रही हैं, आप देख रहे हैं गाड़ियां उलट जा रही हैं और लोग मर जा रहे हैं, उसी तरह ये कैमरे भी बंद मिलेंगे। कैमरे भी आए उस वक्त पर जब कोई थाने में लाया जा रहा होगा या छोड़ा जा रहा होगा, उस समय अचानक खराब हो जाएंगे। तो ये सब अगर रोका जा सके तो बहुत बड़ा कदम होगा। और मुझे लगता है कि सिर्फ थाने की एंट्री पे नहीं, बल्कि थाने के अलग अलग कमरों में, खासतौर हवालात में भी ये कैमरा लगा रहना चाहिए, ताकि आप कितने दिन कब किसे हवालात में डाल रहे हैं ये पता चल सके, उसका टाइम और उसका समय और दिन ये पता चल सके। तो अगर इसको ईमानदारी के साथ लागू किया जाए तो बहुत मुझे लगता है काफी फार रीचिंग, काफी दूर तक जाने वाला फैसला होगा। बहुत ही अच्छे से आपने सवाल उठाया कि भैया आदेश तो कर दिया, लेकिन क्या वहां लगाए जाएंगे और लगाए जाने के बाद क्या वो काम करेंगे? लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं, 2018 में भी एक ऐसा ही आदेश सुप्रीम कोर्ट पहले जारी कर चुका है, अब फिर कर दिया 2020 में। आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन होता है? देखिए, लेटर एंड स्पिरिट पालन होना चाहिए। फर्ज अदायगी के लिए पालन तो होता ही होगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सबसे ऊंची अदालत है। आप ये जोखिम नहीं ले सकते कि आपके खिलाफ कंटेम्प्ट का कोई मुकदमा कायम हो जाए। तो लेकिन उसको लेटर एंड स्पिरिट तभी होगा जब बुनियादी चरित्र में पुलिस के फर्क लाया जाए। वो पता नहीं, अब उत्तर प्रदेश में सरकार जिस तरह से लोगों जिस तरह से एनकाउंटर को प्रोत्साहन दे रही है, जिस तरह यहाँ जितने अपराधी पिछले कुछ दिनों में पकड़े जा रहे हैं, सबके पैर में गोली लगी मिलती है। अगर यही सब होगा तो फिर इससे बचने का भी कोई ना कोई तरीका निकाला जाएगा। जो सबसे बड़ा खतरा मुझे नजर आ रहा है, देखिए हमारे बगल में पाकिस्तान है। पाकिस्तान में ये एक आम प्रैक्टिस है कि हर थानेदार अपना एक प्राइवेट इंट्रोगेशन सेंटर रखता है। यानी थाने की एक बिल्डिंग है और लाहौर में, जैसे मैंने कई केसेस के बारे में पढ़ा कि लाहौर में वो थानेदार जो धाकड़ थानेदार हैं
जी। वो कोई मकान किराए पे ले लेते हैं और वो उनका प्राइवेट इंट्रोगेशन सेंटर हो जाता है। तो ऐसा भारत में अभी इत्तेफाक से अभी तक तो मैंने नहीं सुना कि कहीं कोई प्राइवेट वो हो रहा हो। जी। लेकिन थानों में जब तक कि ईमानदारी के साथ पुलिस का चरित्र नहीं बदला जाएगा, तब जी। तक इस कानून को भी पूरी तरह पालन किया जाए, इस आदेश का पूरी तरह पालन हो, मुझे शक लगता है। आपको शक लगता है, और आपने जो शक जताया है कि अब शायद ऐसा हो सकता है कि जब थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए हर कोने में कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो फिर प्राइवेट इंटरोगेशन कोई रूम तैयार कर लें थानेदार वगैरह। एक चीज़ मैं आपसे और समझना चाहता हूं इस पूरे मामले को लेकर, आपको लगता नहीं है कि ऐसे आदेश देने के बाद अदालतों को अपने आदेशों की खुद दोबारा से जो है उसको देखना चाहिए कि हमने आदेश दिया उस पर कुछ पालन हुआ कि नहीं हुआ? लोग ही जाते हैं कि साहब फला टाइम आपने आदेश दे रखा है, आज तक उसका पालन ही नहीं हुआ। सही बात है, अदालतों को इस मामले में ज्यादा गंभीर होना चाहिए, क्योंकि फिर तो उनके ये मजाक बन जाएगा उनका आदेश जो है। उनके जो आदेश हैं अगर उनका पालन नहीं होगा तो फिर तो वो सारी सैंक्टिटी खत्म हो जाएगी, जो अदालतों की एक सैंक्टिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो अदालतों को खुद इसके बारे में कोई मैकेनिज्म निकालना चाहिए। अब थोड़ा बात कर लेते हैं आईपीएस ऑफिसर्स की नियुक्तियों को लेके। 2015 बैच के आईपीएस ऑफिसर्स को कई जिलों का चार्ज सौंपा गया उत्तर प्रदेश में। इसको लेकर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, आप अपने तजर्बे के हिसाब से क्या कह सकते हैं? क्या ये गलत है, सही है? देखिए, ये गलत नहीं है, ये पुरानी परंपरा है। 4 साल के बाद आईएएस आईपीएस अफसरों को सीनियर स्केल मिलता है, यानी सीनियर स्केल मिलने के बाद आप जिले के कप्तान या कलेक्टर हो सकते हैं। तो ये हम लोगों के जमाने से चला आ रहा है। बल्कि जो यंग ऑफिसर्स होते हैं, जो 4 या 5 साल जिनका भी पूरा हुआ होता है, उनको जिलों का इंचार्ज बनाने से फायदा ये होता है कि वो अभी जोश से भरे होते हैं, उनके अंदर खास तरह का एक जिसे आपका आदर्शवाद होता है, वो ज्यादा ईमानदार होते हैं, वो कम दबाव और कम जिसे आप कह सकते हैं काम करने के लिए इच्छुक होते हैं। तो ये तो एक अच्छी चीज है, ये अगर किया गया है तो कोई नई बात नहीं है। या ये भी कहा जा सकता है क्योंकि 4-5 साल में उन पे कोई आरोप भी नहीं होता है, वो आरोप मुक्त भी होते हैं, उनको चार्ज देना ज्यादा अच्छा है? जी जी, सही बात है। ये 4-5 साल तो ये आदर्श, देखिए, ये पहले तो 4 साल में सीधे जिले का कप्तान बना देते थे। बीच में परंपरा ये हुई कि उन्हें 4-6 महीने के लिए, साल भर के लिए कहीं एडिशनल एसपी, एसपी सिटी, एसपी आरए या किसी बटालियन का कमांडेंट ये सब बना के फिर जिले में भेजें। तो ये 5-5.5 साल ये आदर्श समय है। ये भेजना चाहिए, उन्हें जिलों की कप्तानी दी जानी चाहिए। ठीक है, आप इस फैसले को सही बता रहे हैं। बात कर लेते हैं लव जिहाद की। पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा सर, फिर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, अब कल की खबर है कि बेंगलुरु हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि भैया लड़का लड़की बालिग हैं अगर, तो किसी भी धर्म किसी भी जाति के वो आपस में शादी कर सकते हैं। यानी कि जो ये लव जिहाद पे कानून ला रहे हैं उस पर तो सवाल कोर्ट लगातार उठाती जा रही है। देखिए, इसमें दो दो चीजें हैं। एक तो लव जिहाद जो ये ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, ये तो पूरी तरह से बदनीयती पर आधारित है। मतलब इसके पीछे एक गलत किस्म की भावना भावना छिपी हुई है। ये इसी से साबित होता है कि ऐसा कानून बन रहा है, फौजदारी का कानून है। फौजदारी के कानून में ये एक निहित जो बात होती है, वो ये है कि आप किसी को तब तक दोषी नहीं मानते जब तक उसके खिलाफ दोष सिद्ध ना हो जाए। दोष सिद्ध करना ये प्रोसिक्यूशन का काम होता है। इस ऑर्डिनेंस में तो जो दोषी है, यानी किसी के खिलाफ आप कह दीजिए कि साहब तुमने अपनी बीवी को धमका करके मुसलमान बनाया है, तो आप उसी को साबित करना पड़ेगा कि नहीं, अगर उसकी बीवी मुसलमान हुई थी तो अपनी इच्छा से हुई थी, उसमें उसकी कोई मर्जी नहीं थी, या उसने कोई दबाव नहीं डाला था, कोई लालच नहीं दिया था, धमकाया नहीं था। तो ये तो बुनियादी तौर पर ही जो ये क्रिमिनल लॉ का जो जिस जुरिस्प्रूडेंस पे हम काम कर रहे हैं, हमारी अदालतें काम कर रही हैं, हमारे कानून काम कर रही हैं, उन भावनाओं के खिलाफ है। तो मुझे लगता है जब भी ये सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो ये कानून इस स्क्रूटनी को पार नहीं कर पाएगा। ये तो एक पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि देखिए, ये एक एस्टेब्लिश्ड लॉ है। सुप्रीम कोर्ट के और तमाम हाई कोर्ट के ये फैसले भरे हुए हैं, जो ये कहते हैं कि कोई बालिग अपनी इच्छा से किससे शादी करे, ये उसका मसला है, उसकी मर्जी है। हम कैसे, बल्कि हम तो प्रोत्साहित करते थे। आप इसी उत्तर प्रदेश में देखिए कि अंतर जातीय या अंतर धार्मिक शादियों पर अब इनाम दिए जाते थे। वो क्या कहे उसको, क्या प्रोत्साहन राशि दी जाती थी। जी, उत्तर प्रदेश में भी दी जाती थी, और उत्तर प्रदेश से जब कट के उत्तराखंड बना वहां भी दी जाती है। लेकिन आप सुन रहा है, मैंने कहीं अखबार में पढ़ा है कि अब उसे भी खत्म करने की बात की जा रही। तो हम तो पीछे जा रहे हैं। हम बजाय आगे बढ़ने के, हमें जातियों को समाप्त करने की बात करनी चाहिए, हमें धार्मिक कट्टरता समाप्त करने की बात करनी चाहिए। तो हम तो धार्मिक कट्टरता बढ़ाना या जातियों को और संकुचित करना, जातियों के उसमें,
उस तरह की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये दोनों तरह से ये कानून जो बना है, जो ऑर्डिनेंस बना है, ये ना सिर्फ जूरिस्प्रूडेंस के बेसिक प्रिंसिपल्स के खिलाफ है, ये मनुष्य विरोधी भी है और ये बदनीयती से बना है। सब लोग जानते हैं कि इसके पीछे राजनीतिक कारण है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट इसकी सख्ती के साथ स्क्रूटनी करेगी तो ये टिकेगा नहीं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तब देखेंगे, लेकिन अभी मैं फिर से हाई कोर्ट पे आना चाहता हूं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने, बेंगलुरु हाई कोर्ट ने, लेकिन बावजूद इसके कर्नाटक की सरकार का आज का स्टेटमेंट है, वो कह रही है हम तो जी लव जिहाद पे कानून लाएंगे। अब वो तो इसलिए लाएंगे क्योंकि राजनीतिक कारण है ना उसके पीछे। वो अदालतों का क्या फैसला आ रहा है, जूरिस्प्रूडेंस क्या कह रहा है, इन सब से उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो मतलब देखिए, वो एक राजनीतिक पार्टी की सरकारें हैं कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, जो लव जिहाद का इशू उठा रही है। इसके कुछ साल पहले तक, 2-3 साल पहले तक ये गोकशी का इशू उठाती थी। तो अब अगर इन्हीं सब चीजों पर सरकारें अपने फैसले करेंगी तो मुझे लगता है कि हमारे लोकतंत्र के लिए तो बहुत अच्छी बात नहीं है ये। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीज़ों पर रोशनी डाली और बताया कि क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या क्या चीज़ें बुरी हैं और सरकारें क्यों लव जिहाद को लेकर इस वक्त से मुद्दा बनाए हुए हैं। किसानों से भी घिरे पड़े हैं चारों तरफ से, आपको पता है देश की अर्थव्यवस्था चौपट करके रख दी है, किसी चीज़ पे कामयाब हो नहीं पाए तो अब क्या मिलेगा, हिंदू मुस्लिम उसी को चलाए रखेंगे। बने रखिएगा धाकड़ खबर के साथ, फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त।